अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मोहम्मद अकमल और मैं हूं आपका फ़िज़िक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 7 की मशक के सवालात 7.21 से लेके 7.23 तक। तो स्टूडेंट्स, उनको हल करने के लिए चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स, अब हम करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 7 मादा की खसूसियात। स्टूडेंट्स, इसकी मश्क के सवालात में से 7.20 तक हम हल कर चुके हैं। अब हम हल करने जा रहे हैं सवाल नंबर 7.21। सवाल नंबर है स्टूडेंट्स 7.21 और इस सवाल में पूछा गया है कि पत्थर का टुकड़ा पानी में डूब जाता है जबकि लेकिन एक इंतहाई भारी बहरी जहाज पानी पर तैरता रहता है। क्यों? जी तो स्टूडेंट्स, सवाल नंबर है 7.21 जिसमें हमसे पूछा गया है कि पत्थर का जो टुकड़ा है वो पानी में डूब जाता है, लेकिन एक इंतहाई भारी बहरी जहाज़ जो है वो पानी में नहीं डूबता। ऐसा क्यों होता है? चलिए स्टूडेंट्स, अब हम इसका जवाब लिखते हैं और देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है। स्टूडेंट्स, हमने हमारे यूनिट नंबर 7 में डेंसिटी के बारे में पढ़ा था। डेंसिटी हमने कहा था वो क्या होती है? मास ओवर यूनिट वॉल्यूम। स्टूडेंट्स, अगर एक ज़्यादा डेंसिटी का जिस्म हम पानी के ऊपर रखेंगे, जिसकी डेंसिटी पानी से ज़्यादा होगी वो पानी में डूब जाएगा, और जिसकी डेंसिटी पानी से कम होगी वो ऊपर तैरता रहेगा। और इसके अलावा स्टूडेंट्स, हमने जब अर्शमेदस का असूल पढ़ा था, स्टूडेंट्स अर्शमेदस के असूल में हमने क्या देखा था कि जब किसी जिस्म को माए के अंदर डुबोया जाता है तो उसके ऊपर उछाल की फोर्स लगाता है। स्टूडेंट्स, वो जो फोर्स होती है वो माए के वज़न के मसावी होती है, जो जिस्म के डुबोने से उस जगह से परे हट जाता है। स्टूडेंट्स, अगर उछाल की फोर्स जो जिस्म हम पानी में डुबो रहे हैं या जिसको तैराना चाह रहे हैं, अगर उसका वज़न और उछाल की फोर्स बराबर है तब वो जिस्म तैरता रहेगा। यानी कि उछाल की फोर्स पानी नीचे से ऊपर की तरफ लगाता है, और वो जो इसे हम कहते हैं उछाल की फोर्स, और वो जो जिस्म है उसका वज़न जो होता है वो ऊपर से नीचे की तरफ होता है। स्टूडेंट्स, अगर उछाल की फोर्स जो है अगर वो F है, अगर W बराबर हो जाए F के, तो वो जिस्म जो है वो तैरता रहता है। अगर W बढ़ जाए तो वो जिस्म जो है वो डूब जाता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर हम देखें एक पत्थर के टुकड़े की अगर हम मिसाल लें, स्टूडेंट्स एक पत्थर का टुकड़ा जो होता है उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, जबकि उसका जो वॉल्यूम होता है वो कम होता है। अब स्टूडेंट्स, डेंसिटी चूंकि उसकी ज़्यादा है पानी की निस्बत, इस वजह से वो पानी में डूब जाएगा, क्योंकि वो अपने वज़न के मसावी वज़न का जो माय है अपनी जगह से नहीं हटा पाता। उसकी वजह यह है कि इसका वॉल्यूम कम है, ये कम वॉल्यूम के पानी को अपनी जगह से हटाएगा, जिसकी वजह से वो जो कम वॉल्यूम का पानी है उसका वज़न भी कम होगा,
लिहाजा ये जो पत्थर है ये पानी में डूब जाएगा। जबकि स्टूडेंट्स अगर हम एक इंतहाई भारी बहरी जहाज़ देखें तो उसका जो निचला हिस्सा होता है वो सीधा होता है, फ्लैट होता है। स्टूडेंट्स ये जो उस जहाज़ का निचला हिस्सा है ये वज़न होता है इसका W, अगर हम कहें और उछाल की फोर्स है F। यहाँ पे स्टूडेंट्स ये ज़्यादा जगह के ऊपर जो है वज़न लगा रहा है, जिसकी वजह से हम कहेंगे कि इसका वॉल्यूम ज़्यादा है, यानी कि इसकी डेंसिटी कम होगी। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा हिस्से पे फैला हुआ है, जिसकी वजह से इसकी डेंसिटी कम होगी। स्टूडेंट्स अब जब डेंसिटी कम होगी तो ये पानी के ऊपर तैर सकता है। और दूसरी अगर हम वजह देखें, चूँकि ये ज़्यादा जगह घेर रहा है, ये ज़्यादा वॉल्यूम के पानी को अपनी जगह से हटाएगा। स्टूडेंट्स जब ज़्यादा वॉल्यूम का पानी अपनी जगह से हटेगा तो उसका वज़न भी ज़्यादा होगा। तो स्टूडेंट्स इनको इस असूल के मुताबिक बनाया जाता है कि जितने वॉल्यूम का ये पानी अपनी जगह से हटाते हैं उसका वज़न किसके बराबर होगा? इस बहरी जहाज़ के वज़न के। यानी कि वो हटने वाला पानी अगर W1 हो, हटने वाला पानी, तो यहाँ पे W बराबर होता है W1 के, या स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं उछाल की फोर्स बराबर होगी वज़न W के। स्टूडेंट्स इसलिए हम कहते हैं कि एक जो इंतहाई भारी बहरी जहाज़ है वो तैरता रहता है, जबकि एक जो पत्थर है वो डूब जाता है। तो स्टूडेंट्स अगर हम इसके जवाब को लिखना चाहें तो हम क्या कहेंगे? पत्थर का टुकड़ा वॉल्यूम कम और डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से डूब जाता है, जबकि बहरी जहाज़ डेंसिटी कम और वॉल्यूम ज़्यादा होने की वजह से तैरता रहता है। ये तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम देखें तो हमने कहा कि पत्थर का जो टुकड़ा है उसका वॉल्यूम कम है, जिसकी वजह से वो कम वॉल्यूम का पानी अपनी जगह से हटाएगा। वो जो कम वॉल्यूम का पानी है उसका वज़न भी कम होगा, लिहाजा जो पत्थर का वज़न होगा वो ज़्यादा होगा उस हटाए गए पानी के वज़न से, जिसकी वजह से पत्थर डूब जाता है। और दूसरी वजह हमने कहा कि डेंसिटी ज़्यादा है पत्थर की, इस वजह से वो डूब जाएगा। और फिर हमने स्टूडेंट्स देखा कि बहरी जहाज़ जो है उसकी डेंसिटी कम है, इस वजह से वो तैरता है। और दूसरा हमने देखा कि उसका वॉल्यूम ज़्यादा है। जब उसका वॉल्यूम ज़्यादा है तो ज़्यादा वॉल्यूम का पानी अपनी जगह से हटाएगा और ज़्यादा वॉल्यूम का पानी का वज़न ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से जो बहरी जहाज़ का वज़न है और उस हटाए गए पानी का वज़न है वो बराबर होता है और जो बहरी जहाज़ है वो तैरता रहता है। ये जो स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। हमारे पास है सवाल नंबर 7 इशारिया, हमारे पास है सवाल नंबर 7.22, जिसमें कहा गया है हुक का कानून क्या है? हुक का कानून क्या है? और दूसरा हमसे पूछा गया है कि इलास्टिक लिमिट से क्या मुराद है? ये तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि हुक का कानून क्या है और दूसरा हमसे पूछा है कि इलास्टिक लिमिट से क्या मुराद है। ये तो स्टूडेंट्स पहले हम हुक के कानून के बारे में देखते हैं कि हुक का कानून क्या होता है। स्टूडेंट्स हमने यूनिट नंबर 7 में स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में पढ़ा। स्ट्रेस वो फोर्स है जो किसी जिस्म के यूनिट एरिया पे लगाई जाती है, और
स्ट्रेन वो तब्दीली है जो उस स्ट्रेस की वजह से उस जिस्म के ऊपर होती है, यानी कि वो तब्दीली उसके वॉल्यूम, उसकी लंबाई या उसकी शक्ल में तब्दीली की सूरत में भी नज़र आ सकती है। स्टूडेंट्स, हमने इलास्टिक लिमिट के बारे में भी पढ़ा कि इलास्टिक लिमिट क्या है। उसमें हमने देखा था कि जब हम किसी जिस्म को एक हद तक खींचें कि जब हम उसको छोड़ें तो वापस अपनी असली हालत में आ जाए, वो जो लिमिट है जिसके अंदर जिस्म वापस अपनी असली हालत में आ सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? इलास्टिक लिमिट। यानी कि स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर हम देखें, फ़र्ज़ कीजिए कि हमारे पास एक रबड़ है, यहाँ उस रबड़ को बांधा गया है और इस रबड़ को हम खींचते हैं, उसकी असल लंबाई ये है। जब हम उसको खींचेंगे तो ये फ़र्ज़ कीजिए यहाँ तक आ गई है। स्टूडेंट्स, अब अगर हम इस रबड़ को इस लिमिट से ज़्यादा खींचें तो यहाँ पे आके ये वापस नहीं जाती और टूट जाती है। स्टूडेंट्स, वो लिमिट जहाँ से वो रबड़ वापस अपनी इसी हालत में चली जाएगी, उस लिमिट को हम कहते हैं इलास्टिक लिमिट। और स्टूडेंट्स, जिस लिमिट के बाद वो टूट जाती है उसे कहते हैं ब्रेकिंग पॉइंट। ये तो स्टूडेंट्स, अगर हम इलास्टिक लिमिट की तारीफ करना चाहें तो हम क्या कहेंगे कि किसी जिस्म की वो लिमिट जिसमें डिफॉर्मिंग फोर्स हटाने से वो अपनी असल शक्ल में वापस आ जाए। किसी जिस्म की वो लिमिट जिसमें डिफॉर्मिंग फोर्स हटाने से वो अपनी असल शक्ल में वापस आ जाए, तो इसे उस जिस्म की क्या कहते हैं? इलास्टिक कहते हैं। ये तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो इलास्टिक लिमिट की तारीफ है वो क्या है कि किसी जिस्म की ये वो लिमिट है कि जब हम डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएं और लगाने के बाद जब हम डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाएंगे, वो जो जिस्म है वो अपनी असल शक्ल में वापस आ जाएगा। तो ऐसी लिमिट को हम उसकी इलास्टिक लिमिट कहते हैं। डिफॉर्मिंग फोर्स के बारे में स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था कि वो फोर्स है जो किसी जिस्म की शक्ल में, उसकी लंबाई में या उसके वॉल्यूम में तब्दीली पैदा कर दे। यानी कि वो फोर्स जो किसी जिस्म की जिसामत में तब्दीली पैदा कर दे, उसे हम क्या कहते हैं? डिफॉर्मिंग फोर्स। तो स्टूडेंट्स, अब हमने इलास्टिक लिमिट के बारे में पढ़ा। अब हम देखेंगे हुक के कानून की तारीफ हम कैसे कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, हुक के कानून की तारीफ हम लिखेंगे कि इलास्टिक लिमिट के अंदर किसी भी जिस्म में इलास्टिक लिमिट के अंदर किसी भी जिस्म में पैदाशुदा स्ट्रेन उस पर लगाई जाने वाली स्ट्रेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने देखा कि इलास्टिक लिमिट के अंदर रहते हुए जब हम किसी जिस्म पे स्ट्रेस लगाते हैं, स्ट्रेस जितनी लगाएंगे उतनी ज़्यादा स्ट्रेन पैदा होगी। यानी कि जो स्ट्रेन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उस स्ट्रेस के जो हम उस जिस्म पर लगा रहे हैं। स्टूडेंट, स्ट्रेस के बारे में हमने पढ़ा था कि स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस वो फोर्स है जो किसी जिस्म के यूनिट एरिया पे लगाई जाती है, और स्ट्रेन वो तब्दीली है जो उस स्ट्रेस के लगाने से उस जिस्म में पैदा होती है। स्टूडेंट्स, अगर हम हुक के कानून के मुताबिक देखें तो हम कहेंगे, स्टूडेंट्स, अगर हम हिसाबी शक्ल लिखें इसकी तो ये होगी स्ट्रेस
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन के, यानी कि स्ट्रेस बराबर हो जाएगी कांस्टेंट और यहाँ पे आ जाएगा स्ट्रेन। स्टूडेंट्स, जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन ख़त्म करते हैं तो हम कोई कांस्टेंट लगाते हैं। यहाँ पे अगर हमने कांस्टेंट की कीमत मालूम करनी हो तो स्टूडेंट्स वो हमारे पास क्या आ जाएगी, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। स्ट्रेन यानी कि स्टूडेंट्स इलास्टिक लिमिट के अंदर रहते हुए हमारे पास जो ये कांस्टेंट की कीमत है ये हमेशा एक सी रहती है, क्योंकि कांस्टेंट उसको कहते हैं जिसकी कीमत तब्दील ना हो। यानी कि इलास्टिक लिमिट के अंदर हुक के कानून के मुताबिक स्ट्रेस और स्ट्रेन जो है ये कांस्टेंट रहती है। ये तो स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ, जिसमें कहा गया है कि हम एक रबर बैंड लें, रबर बैंड को इस्तेमाल करते हुए अपने खुद का एक बैलेंस बनाइए, इस पर मुख्तलिफ अशिया को माप कर इसकी दुरुस्ती चेक करें। चलिए स्टूडेंट्स हम चलते हैं अगले सवाल को हल करने की तरफ। सवाल नंबर है स्टूडेंट्स 7.23, इसमें कहा गया है एक रबर बैंड लें, रबर बैंड को इस्तेमाल करते हुए अपने खुद का एक बैलेंस बनाइए। इस पर मुख्तलिफ अशिया को माप कर उसकी दुरुस्ती चेक करें। माप कर उसकी दुरुस्ती चेक करें। ये तो स्टूडेंट्स एक रबर बैंड लेना है हमने और उसको इस्तेमाल करते हुए हम क्या बनाने जा रहे हैं, एक बैलेंस। उस बैलेंस को हम इस्तेमाल करेंगे मुख्तलिफ किस्म के वज़न को मापने के लिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं स्टूडेंट्स हम रबर बैंड को इस्तेमाल करते हुए कैसे बैलेंस बना सकते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे सबसे पहले हम किसी सतह के साथ रबर बैंड को लटकाएंगे। फर्ज कीजिए हमारे पास है रबर बैंड और आम हालत में अगर हम इसको लटकाएं तो ये इसकी लंबाई होगी। फर्ज कीजिए इसे हम क्या देते हैं L। स्टूडेंट्स यहाँ पे इसका जो ये वाला सिरा है नीचे वाला, इसके साथ हम एक नोक लगा देते हैं और यहाँ पे हम लगाते हैं एक स्केल। स्टूडेंट्स फर्ज कीजिए ये जो स्केल है जिसको हम लगा रहे हैं इस रबर बैंड के साथ, स्केल की यहाँ पे कीमत जो है वो 0 है और फिर मुख्तलिफ। स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि अगर हम इस रबर बैंड के साथ एक वज़न लटकाएं, फ़र्ज़ कीजिए हमने 1 kg का मास इसके साथ लटकाया, तो ये जो रबर बैंड है ये नीचे की तरफ हरकत करेगा। फ़र्ज़ कीजिए इसकी ये जो सुई है ये यहाँ पे आ जाती है, 1 किलो के मास पे ये इस स्केल पे यहाँ पे निशानदेही कर रहा है। स्टूडेंट्स फिर हमने क्या किया, हमने 1 किलो का मज़ीद वज़न उस पर डाला, यानी कि 1 किलो का मज़ीद मास उस पर डाला। उसकी जो सुई है ये जो निशानदेही कर रही है
यहाँ पे करेगी, इसे हमने कह दिया ये यहाँ पे 2 kg है मास। स्टूडेंट्स, हमने मज़ीद वज़न और डाला और देखा कि जो सुई है ये निशानदेही कर रही है कि 3 kg मास पे ये जो नॉब है, ये जो सुई है, ये जो सुई है ये यहाँ पे आ रही है। स्टूडेंट्स, इसी तरह से हम मुख्तलिफ वज़न डाल के क्या करेंगे, एक पैमाना बना लेंगे। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, फ़र्ज़ कीजिए अब हमारे पास कोई भी जिस्म है जिसकी हमें पैमाइश का नहीं पता, जिसके वज़न का नहीं पता। स्टूडेंट्स, हम उसको इसके साथ लटकाएंगे यहाँ पे और हम देखेंगे कि वो स्केल के ऊपर, ये जो स्केल हमने बनाया है ये वाला, इसके ऊपर कहाँ पे पैमाइश ज़ाहिर कर रहा है। इनके फ़र्ज़ कीजिए अगर हमने एक मास को लटकाया इसके साथ और वो यहाँ पे नोब को, यहाँ पे सुई को ज़ाहिर करे, तो इसका मतलब है वो जिस्म जो हमने लटकाया है उसका मास क्या है, 1 किलोग्राम। हालांकि हमें उसका मास मालूम नहीं था, चूँकि हमने मासेस को इस्तेमाल करते हुए जिनका वज़न हमें मालूम था, यहाँ पे एक स्केल बनाया खुद से और हमने उस स्केल की मदद से उस चीज़ का वज़न मालूम किया जो कि हमें नामालूम था। ये तो स्टूडेंट्स हमने एक रबड़ बैंड का इस्तेमाल करते हुए खुद का एक बैलेंस बनाया और फिर उस पर मुख्तलिफ अशिया को माप कर उसकी दुरुस्ती चेक भी की। ये तो स्टूडेंट्स ये था हमारा सवाल नंबर 7.23। अगर हम इसे लिखना चाहें तो स्टूडेंट्स हम कैसे लिखेंगे, हम कहेंगे एक रबड़ बैंड लें, एक रबड़ बैंड लें और इसे हुक से लटका दें। एक रबड़ बैंड लें और उसे हुक से लटका दें, फिर उसके निचले सिरे पर पॉइंटर लगा दें और जिस्म लटकाने की जगह भी बनाएं। मालूम वज़न को इस्तेमाल करते हुए स्केल पर निशान लगाएं जो कि रबड़ बैंड के साथ लटकाए गए। अब कोई वज़न लें जिसका मास मालूम ना हो, तो उस स्केल की मदद से हम वज़न मालूम कर सकते हैं। जी तो स्टूडेंट्स हमने देखा कि हम एक रबड़ बैंड को इस्तेमाल करते हुए किस तरह से खुद का एक बैलेंस बना सकते हैं और किस तरह से हम अशिया के मास को भी उस पर दुरुस्ती से चेक कर सकते हैं। जी तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने सवालात 7.21 से लेकर 7.23 तक को हल करने की कोशिश की। स्टूडेंट्स
हमारे अगले मश्की सवालात को हल करने के लिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।